आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला में। हम लोग देख रहे हैं लूसेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके सीरीज़ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है वो कि किसे गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है। आपने ये प्रश्न कई बार देखा होगा, तो इसे याद रखना है। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार कहते हैं। और म्यांमार से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा धर्म है। तो यहाँ पे बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित है म्यांमार में। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, यहाँ पूछ रहा है गहन कृषि से क्या तात्पर्य है। गहन कृषि आपने सुना भी होगा, एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर पूछा गया प्रश्न है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है मौजूदा भूमि में गहन उपयोग से उत्पाद बढ़ाना। समझ में आया नहीं आया? तो इसका क्या मतलब है, देखिए एक लैंड एरिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा मजदूर बहुत ज़्यादा पैसे लगा के बहुत ज़्यादा फसल बो के और बहुत ज़्यादा खाद पानी का उपयोग करके उसी एरिया में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 500 किलो फसल की पैदावार हो रही है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करके उसमें 1000 किलो या 700 किलो तक फसल की पैदावार करना, यानी गहन करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना। ऐसा उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे कृषि आधारित भूमि की संख्या कम हो और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गहन कृषि आप समझ गए होंगे, मौजूदा भूमि का गहन उपयोग करना यानी कि ज़्यादा उपयोग करना, मौजूदा भूमि से ज़्यादा पैदावार बढ़ाना। भारत में पश्चिमी तट पर पूर्व तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? क्या समझ रहे हैं इसका मतलब? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, भारत है, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, भारत का मैं दक्षिण सिरा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और इधर से जब पानी आता है, तो यहाँ पे जैसे ये पश्चिमी सिरा पे टकराता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पश्चिमी घाट पे पहाड़ी एरिया है। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, तो जैसे ही इस पर टकराया पानी, वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो इसमें जो पानी रहता है ये उसके ऊपर नहीं जा पाता है, सारी की सारी वर्षा यहीं पे हो जाती है। पानी से भरा हुआ रहता है मानसून और सारा का सारा बारिश यहीं हो जाता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है पहाड़ों के ऊपर। इसलिए पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में ज़्यादा वर्षा होती है। और इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा कि पश्चिमी घाट पर उन हवाओं को बाधित करता है जिससे वर्षा होती है, यानी पश्चिमी घाट उन हवाओं को बाधित कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। किस राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? कब जारी करता है? तो पहला तो राज्यपाल का अध्यादेश जो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आर्टिकल से आता है? तो आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 के अंदर आता है, इसे याद रखना है। राज्यपाल का अध्यादेश। अच्छा, क्यों जाहिर करता है, कब करता है? तो केवल राज्य विधायिका के अवकाश के दौरान, जब विधायिका नहीं चल रही हो, उसमें अवकाश हो, तभी अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 213 से, अनुच्छेद 213 से कई बार का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक सामान्य उच्च न्यायालय है? किसका है एक सामान्य उच्च न्यायालय? तो अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का एक उच्च न्यायालय है, और कौन सा है वो? कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है, जिसमें अंदर अंडमान निकोबार भी आता है और पश्चिम बंगाल भी आता है, ये आपको याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और लेटेस्ट कौन सा है? अमरावती। अमरावती ये पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना टोटल 25 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। अच्छा देखिए, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो जाके नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा मैं लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो वहाँ जाके देख दीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आपके आगे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इस प्रश्न को, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए पहला पूछ रहा है कि उच्च राज्य के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला तो मुख्य न्यायाधीश और राज्य का राज्यपाल परामर्श देता है। कई लोग यहाँ पे यहाँ आंसर कर देते हैं कि राज्य का है, एक उच्च न्यायालय कहाँ पे होता है? राज्य में होता है, तो राज्य का राज्यपाल देगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति सजेशन कौन देता है? ये मुख्य न्यायाधीश देता है भारत का, यानी सुप्रीम कोर्ट का। और राज्यपाल यानी गवर्नर देता है, करता लेकिन है राष्ट्रपति। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। सरकार के संसदीय रूप के तहत कौन वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? कौन सा कर सकता है? कार्यकारी शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति जो है सबसे ऊपर, लेकिन राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं जितनी प्रधानमंत्री के पास होती है, वास्तविक शक्ति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, प्रधानमंत्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ऊपर है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए पूछा गया है।
है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता, कौन नहीं होता है? कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, ये तीनों होता है मंत्रिपरिषद में, तो ये भी याद रखना है, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री। लेकिन सचिव शामिल नहीं होगा, सचिव को सेक्रेटरी भी कहते हैं, और ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया पद है। संविधान का संशोधन किस प्रकार शुरू किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो जो है ना, आप लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, कहीं भी जो है विधेयक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा, संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से, किसी भी सदन मतलब हो गया, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी, ठीक है, अपर हाउस भी बोला जाता है इसको, इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, तो कहीं भी आप पास कर सकते हैं या विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्नलिखित संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? समता का अधिकार कितना में है? तो समता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं पूछा जा रहा है यहाँ समता का, तो अनुच्छेद 14 में है। 16 में क्या है? नौकरी की समानता का अधिकार है, नौकरी में समानता। अच्छा, यहाँ पे है 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता दोनों ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी, ऐसे भी प्रेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है, तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 19 से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या। अच्छा देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार करने के लिए के द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसने अनुमति दी थी? जहांगीर ने दे दी थी। अगर नहीं दिया रहता तो आज इंडिया का वर्तमान कुछ और रहता। तो जहांगीर भाई साहब ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दी थी। कब दी थी? 1617 में, ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, इतना दूर तक आप आ गए हैं हमारे साथ, यानी कि वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, शेयर करने में देरी ना कीजिए, ताकि चैनल का ग्रो हो सके। चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी चैनल के सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि आपको और भी ज़्यादा वीडियो ला के दिया जा सके। अच्छा देखिए क्या पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो 1905 में तो पहला बात यही हो गया कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा हुआ था? तो कर्जन के द्वारा था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में जो है घोषित किया था। अच्छा, ये जो डेट है ना 19 जुलाई का, ये एनटीपीसी में पूछा गया था, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, तो उसका टीयर 1 में ये डेट भी पूछ लिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। 1905 तो एकदम गारंटी याद रखना। देखिए क्या बोल रहा है, चौथा सरदेशमुखी किसके शासनकाल के दौरान लगाए गए कर थे? चौथा सरदेशमुखी कर था। और ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछता है, एनटीपीसी में पूछता है, टीसीएस का तो मान लीजिए फेवरेट ही है, आपके स्टेट एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए चौथा सरदेशमुखी कर था किसके शासनकाल के दौरान था? तो ये मराठा शासनकाल के दौरान था, ठीक है। तो ये याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिवाजी के समय कर कौन सा था? तो चौथा सरदेशमुखी था, ये याद रखना है। चौथा सरदेशमुखी मराठा के समय था। ये देखिए विजयनगर कितना इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? विजयनगर है कहाँ भाई? तो साउथ में है। किसने इसकी खोज की? पहले ये याद कीजिएगा, हरिहर एवं बुक्का, जो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, तो इसका पहला राजवंश कौन था? तो संगमा था। संगमा विजयनगर का पहला राजवंश था। इसकी स्थापना की हरिहर और बुक्का ने कब की? 1336। देखिए कितना दिन पहले का बात है, 1336 में की। उस समय अंग्रेज भी भारत नहीं आए थे, ठीक है। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? एक हिमालय का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा नहीं बनेगा तो माफ़ कीजिएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेंज है। तो पहला जो रेंज है उसको ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय बोला जाता है। उसके बाद जो है जास्कर है, ठीक है, फिर पीर पंजाल जो रेंज है। उसके बाद जो बाहर का रेंज है, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट वाला रेंज है, इसको शिवालिका बोला जाता है, शिवालिका। तो याद रखना है, पिक्चर बना के आपको दिखा दिया। तो हिमालय का बाहरी रेंज को क्या कहते हैं? शिवालिका कहते हैं, ठीक है, शिवालिका। कुमाऊं जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे उत्तराखंड के पास पाया जाता है, कुमाऊं। तो ट्रांस हिमालय है, जास्कर है, पीर पंजाल है, उसके बाद शिवालिका श्रेणी है। उम्मीद है आपको याद रहेगा, याद कीजिएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी हो सकती है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। खाली यही जानने से काम होगा? नहीं होगा। और क्या जानना है? गोदावरी से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कहाँ से निकलता है गोदावरी? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये त्र्यंबकेश्वर से निकलता है गोदावरी। दूसरा कहाँ से जो है, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अच्छा, एक और प्रश्न जो है मैंने देखा था कि पूछा गया था कि किस किस राज्यों से होकर बहता है? तो यहाँ तो आप तो देख लिए महाराष्ट्र। दूसरा कहाँ कहाँ से होकर बहता है? या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि किससे नहीं होकर बहता है? तो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ से होकर बहता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। दूसरा जो है तेलंगाना, जिसको हम बोलते हैं तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश। पहले तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही थे, तो यही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तो खैर निकल ही रहा है, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र के पास से निकलती है, छत्तीसगढ़ जाती है, तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है। अच्छा, लंबाई भाई, लंबाई तो पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? अच्छा, दक्षिण की गंगा, गंगा भी गोदावरी को कहती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है? तो रावत भाटा में है। रावत भाटा में जो है परमाणु शक्ति केंद्र है राजस्थान में। देखिए निम्नलिखित में से क्या केंद्र केरल में तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण है? कौन सा है? तो थोरियम। थोरियम के कारण जो है केरल का जो क्षेत्र है ना, भारत में यहाँ पे जो केरल का क्षेत्र है इसमें प्रदूषण है। किस कारण से? थोरियम। थोरियम क्या है? भारत में उत्पादन होता है और इसी से जो है परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाई जाती है, इसलिए वहाँ पे प्रदूषण है। निम्नलिखित में क्या है? आग्नेय सेल नहीं है। आग्नेय सेल कौन सा नहीं है? तो इसके लिए क्या याद रखना कि कौन सा आग्नेय सेल है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय सेल्ट है। बिटुमिनस भी आग्नेय सेल्ट है, बिटुमिनस, ठीक है, ये भी याद रखना। साथ ही साथ साइनाइट भी जो है आग्नेय सेल है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो कौन सा आग्नेय सेल नहीं हो जाएगा? डोलेमाइट हो जाएगा। डोलेमाइट नहीं होगा, ग्रेनाइट होगा, बेसाल्ट होगा, बिटुमिनस हो जाएगा, साइनाइट होगा, काला पत्थर जो भी बोलते हैं। और जो डोलेमाइट है, डोलेमाइट आपका आग्नेय सेल जो है नहीं होगा, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? जावा खाई, जावा ट्रेंच जो है हिंद महासागर की। अच्छा, इसका पूछा जाता है ना कि इसका गहराई कितना है? तो 7,725 मीटर। 7,000 देख रहे कितना जाता है? 7,725 मीटर। इतने गहराई तक आज तक कोई भी पनडुब्बी नहीं पहुंच पाई है, तो ये भी याद रखना है। हिंद महासागर में है, जावा ट्रेंच बोलता है, 7,725 मीटर इसकी गहराई। अगला क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप 2015 देख के ये मत समझ जाइएगा कि पुराना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया है, क्योंकि लोक नृत्य के बारे में पूछा गया। तो लोक नृत्य हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, कौन सा लोक नृत्य है जो 2015 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो कौन सा है? नाती है, नती। नती जो है 2015 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कहाँ का है? तो हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, कभी भी पूछा जा सकता है कि नती लोक नृत्य कहाँ पर है। एक लघु ग्रह का नाम बचा है जिसके नाम पर दिग्गज का नाम रखा गया है। तो अभी हाल ही में एक ग्रह के नाम पर रखा गया था यार। ये क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी के प्री में भी पूछा गया था। तो विश्वनाथन आनंद के नाम पे रखा गया था। क्या नाम था पूरा? 4538 विश्वानंद, ठीक है। तो ये ग्रह का नाम था, तो विश्वनाथन आनंद के नाम पे रखा गया था 4538 विश्वानंद, ठीक है। विश्वनाथन आनंद कौन है? शतरंज खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर है, कई बार के वर्ल्ड विजेता है। तो ये आपको याद रखना था। गूगल स्टोरी किसने लिखा है भाई? कौन लिख सकता है गूगल स्टोरी? तो गूगल स्टोरी लिखा है डेविड ए विसे ने। किसने? डेविड ए विसे ने गूगल स्टोरी लिखा है। डेविड ए विसे। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड का पहले आपको ये समझ जाए कि नाबार्ड का मतलब क्या है। तो इसका देखिए यहाँ पे NA का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भाई कब स्थापना हुई ये पूछ रहा है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि शिवा रमन जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पे नाबार्ड बनाया गया। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1982। कहाँ गया? 1982। तो 12 जुलाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 1982 याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। शिवा रमन कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है ये आपको याद रखिएगा, जानने के लिए, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछेगा नहीं। देखिए 2011 की जनगणना से अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? 2011 की जनगणना से वन के बारे में पूछ लिया गया है। तो कितना है? तो ये था 21, कहाँ गया? 21.05%, करीब करीब 69207 स्क्वायर मीटर में वन फैला हुआ था 2021 में, ठीक है। तो 21.05% था। अब भारत में बोला जाता है कि 33% वन होना चाहिए भारत के अनुसार, तो सभी लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिल पाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण को कौन मापेगा? बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, आपको अभी का भी सभी याद करते चलना, ये नहीं कि बाद में फिर आपको याद रखना, देखना है मैं बोल रहा हूँ आपको मन में दोहराते जाना है और याद करना। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पूछ रहा है। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। 1857 का सिपाही विद्रोह से ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी, निम्नलिखित से कौन वस्तुओं में से एक नहीं थी? तो देखिए 5 वस्तुओं को पहनना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं पहना जा सकता? किला को कोई पहन सकता है? देखिए किला फोर्ट कितना बड़ा है, लाल किला आपने देखा, तो इसको पहन कैसे सकते हैं? तो ये हो जाएगा, मतलब कॉमन सेंस से इसका जवाब दे दीजिएगा, किला, ठीक है। लेकिन पहना किसको जा सकता है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, किसको किसको पहनना है वो भी पूछा जा सकता है। तो देखिए केस होना चाहिए आपके पास, कैरा होना चाहिए, कंघा होना चाहिए। दूसरा है कृपान। कृपान किसको बोलते हैं? कि छोटा सा तलवार आता है, देखिए देखे होंगे आपने कि सिख लोग अपने कमर में बांध कर रखते हैं, तो ये छोटा सा
तलवार है कृपान, और कच्छा। कच्छा कच्छा किसको बोलते हैं? जो कच्छा जो अंडरवियर वो लोग पहनते हैं वो। कृपान, कंघा, कैरा और केस, ये पंच ककार भी इसको बोला जाता है। कौन बनेगा करोड़पति जो होता है? केबीसी। केबीसी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंच ककार का धर्म किससे है? तो सिख धर्म से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो कब किए गए थे? तो 1954 में। 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है शुरू किए गए थे। कब? 2 जनवरी को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपका रखना है। और ये जो है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट है। ये भी पूछा था सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? तो पद्म विभूषण। और हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। और ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं जान नहीं पाता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट करें, ज़रूर हमें बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो रखते हैं यहीं पे, फिर आपसे कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।